उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। पंचवटी घाट पे जो हमने आपको पूरा दिखाया किस तरह पहाड़ों के बीच में नर्मदा नदी है, उनके बीच में तरह जगह पे फिल्मों की शूटिंग हुई है और आपने देखा होगा कई बीच में मंदिर भी बने हैं। इसी क्रम में आइए हम आपको मिलवाते हैं दिलीप जी से, जो कि नगर परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 2 बार यहाँ पर इस क्षेत्र के जो है पार्षद भी रहे हैं और काफ़ी इनका राजनीतिक इतिहास भी रहा है और इसके बारे में काफ़ी जानकारी है उनके पास। हम उनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा क्षेत्र है, ये नर्मदा नदी है, इनके बीच में जिस तरह की नौकाएं होती हैं, पर्यटक स्थल है, लोग दूर दूर से आते हैं, क्या महत्व, क्या महानता है? मतलब आप तो यहाँ के रहने वाले हैं, आपसे अच्छा तो कोई बता ही नहीं पाएगा यहाँ के बारे में, तो कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। माँ नर्मदा का ये पावन तट, संगमरमर की रंगीन चट्टानें सिर्फ हिंदुस्तान में एक ही जगह हैं जहाँ पर संगमरमर के साथ नर्मदा जी का अनुपम सौंदर्य देखने मिलता है। माँ नर्मदा जी जो नदी है उनका नाम नर्मदा है और ये कहा जाता है कि अमरकंटक से इनका उद्गम हुआ है और ये सत्य है। जब भगवान भोलेनाथ के जो पसीना गिरा अमरकंटक में, तो कंठ से गिरा वहाँ अमरकंटक में, तो वहाँ एक चट्टान से इनका उद्गम हुआ। एक्चुअल में नर्मदा जी हमेशा पूरब से उत्तर की तरफ, पश्चिम की तरफ बह रही हैं। एक ही माँ नर्मदा की खासियत ये है कि इनका एक इतिहास है। इतिहास ये है, ये कहा जाता है, मैं जो सुना हूँ विद्वानों से और बड़े बड़े पंडितों से मैंने सुना है, उनसे जानकारी मिली है कि ये दुनिया 20 बार जलमग्न हो चुकी है। इसके बाद भी नर्मदा जी का जो धारा थी वो धारा आज भी उसी जगह पे बह रही है, वो किसी तरह से कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये सबसे पहली खासियत। दूसरा, नर्मदा जी की परिक्रमा होती है, जो पैदल यात्रा हमारे ऋषि मुनि किया करते थे। चूँकि भेड़ाघाट का नाम ही भृगु ऋषि का ये तपस्वी स्थल है, दत्तात्रेय भगवान और ऋषि भृगु ऋषि ने यहाँ तपस्या की हुई थी, उसके नाम से भेड़ाघाट रखा हुआ उनके नाम से। तो ये कहा जाता है कि ये यात्रा जो होती है आज भी चलती है और लगातार ये हमारे यहाँ स्थानीय कुछ लोगों ने, यहाँ एक संगठन है जो राधा कृष्ण आश्रम है, उन्होंने तो हर 15 दिन में यहाँ के स्थानीय पंचकोसी यात्रा ही परमानेंट कर दी। चूँकि जो यात्रा है वो माँ नर्मदा की 3 साल 3 माह 13 दिन में पूरी होती है, लेकिन आज के समय में लोगों के पास समय कम होता है तो कार से भी करके 20-25 दिन में वो यात्रा पूरी करते हैं। दूसरी खासियत ये है कि माँ नर्मदा का हर कंकर जो है वो शंकर जी का रूप है। यहाँ राजा वानासुर रहा करते थे, वो वानासुर 1.25 लाख शिवलिंग निर्माण करके उनकी स्थापना करके और यहाँ विसर्जन किया करते थे, जिस जगह का नाम है बानकुंड। वो स्थान यहीं भेड़ाघाट में ही है। तो हर बारिश के बाद जब बाढ़ आती है और बाढ़ जब उतर जाती है तो वहाँ लाखों करोड़ों शिवलिंग नेचुरल बन के तैयार होते हैं और जो यहाँ के स्थानीय पंडा हैं वो उनको उठवा के अपने घर में रख के दान दक्षिणा जो भी लेके उनको लोगों को देते हैं। ये नर्मदा जी की खासियत है। दूसरा ये है कि नर्मदा जी जो हैं ये कभी सूखती नहीं है। दूसरा, भेड़ाघाट कुछ एक ऐसी जगह है, माँ नर्मदा का कुछ ऐसा जगह है कि नर का मद हरने वाली, कितना भी बड़ा क्रिमिनल, कितना भी बड़ा कुछ लोग आते हैं माँ नर्मदा से हमेशा जुड़ जाते हैं वो, और ऐसा लगता है जैसे उनके पूर्व जन्मों के नाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी खासियत हैं। और जो संगमरमर की वादियाँ हैं ये भेड़ाघाट ही है और यहाँ कहीं आपको और भी जगह मकराना, जयपुर में मार्बल मिलेगा, लेकिन वहाँ पानी नहीं मिलेगा। इसी तरह से आज जो मूर्ति का व्यवसाय है ये पूरे हिंदुस्तान में से भेड़ाघाट में, अगर मकराना के बाद आता है तो मध्य प्रदेश में कहना चाहिए भेड़ाघाट ही सबसे बड़ी जगह है जहाँ से मूर्तियाँ बिकती हैं। और यहाँ के पत्थर भी जो अभी तो 5 किलोमीटर नर्मदा से दोनों तरफ तट पर, लगभग 15 साल पहले जब उमा भारती जी मुख्यमंत्री थी तब उन्होंने ये बैन कर दिया और आज सिर्फ 2-4 माइंस हैं जो 15 किलोमीटर पीछे हैं। तो वहाँ से यहाँ के जो मार्बल का काम करने वाले हैं वो ख़रीद के लाते हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो 90% लोग मार्बल पे काम करके
अपना पेट उधर करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। और यहाँ की जो कलाकृतियाँ हैं, ये कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी से ये पूरा क्षेत्र यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर एरिया जो है, और आज भी ऐसे 20 गांव हैं जहाँ पर बच्चे से लेके बूढ़े तक सिर्फ संगमरमर पे काम करते हैं और भेड़ाघाट लाके वो बेचते हैं, कुछ लोग वहीं से बेच देते हैं। ऐसा यहाँ का एक कल्चर है कि लोग मैक्सिमम 95% लोग 90% लोग सिर्फ मूर्ति बनाने पे डिपेंड हैं, और कुछ लोग यहाँ के जो शोरूम वाले हैं वो यहाँ से बेचते हैं। तो यहाँ की सबसे बड़ी रोजी रोटी वो है। और ये मार्बल जो है, यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से मार्बल आता है, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वियतनाम का हो, चाहे चित्रकूट से जो लाल सैंडस्टोन का पत्थर है वो भी आता है, पाकिस्तान का ऑनेक्स भी आता है। ऐसे कहते हैं कि ओमकारेश्वर और बकावा का भी यहाँ शिवलिंग जो आते हैं वो बिकते हैं, वो बकावा से भी यहाँ आते हैं। तो यहाँ पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ से मूर्तियाँ ले जाते हैं और पूरे भारतवर्ष का यहाँ पत्थर मिलता है। दूसरी खासियत ये है कि यहाँ पर जो भेड़ाघाट और धुआंधार है, 64 योगिनी मंदिर है, जो शिव पार्वती का मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर, ये कलचुरी राजाओं के समय में बनाया गया था। कलचुरी राजाओं ने उस समय ये 64 देवियों की स्थापना की थी और भगवान भोलेनाथ की स्थापना की हुई थी। वो तब से आज भी इतना बड़ा भूकंप आया जो बिना मिट्टी बिना गारे के बना हुआ है, वो आज तक इतने भूकंप में भी इतना भी कहीं कोई डैमेज नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी कला है। उस समय की कलाकृति और आज की कलाकृति में बहुत फ़र्क है। ऐसे बहुत सारे अनछुए पॉइंट हैं जहां हम कहते हैं गोपालपुर गांव, जहां पशुपतिनाथ मंदिर, वहाँ की शिवलिंग की मूर्ति लगभग 5.5 फुट की मूर्ति है, जिसको जिस दिशा में आप जाएंगे उस दिशा में वो एक तरफ नाग दिखते हैं, एक तरफ गणेश जी दिखते हैं, एक जगह शिव जी दिखते हैं, एक जगह पार्वती जी दिखती हैं। ऐसे एक वो भी बहुत ऐतिहासिक जगह है। उसी के पास में ही एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है जहाँ पर 11 शिवलिंग स्थापना है और भगवान सूर्य भगवान का और लक्ष्मी नारायण भगवान का जो है वहाँ पर स्थापना है। वो भी 11वीं शताब्दी का मंदिर है। उसके आगे जाएंगे तो लम्हेटा घाट पूरी दुनिया में जाहिर है। ये कहा जाता है कि पहली पृथ्वी जो हुई है वो ठंडी हुई, पहला जीवाश्म जो है वो लम्हेटा घाट से पैदा हुआ है। क्योंकि यहाँ की जो चट्टानों को देखकर हमारे साइंटिस्टों ने पहले भी सर्च किया है और अभी लगातार सर्च करते रहते हैं। कहते हैं हज़ारों करोड़ साल पुरानी ये ज़मीन है जो यहाँ संगमरमर की काली चट्टानें हैं। और ये काली चट्टानें भी हैं, यहाँ ब्राउन चट्टानें भी हैं, रेड भी हैं और वाइट भी है। ये सारी प्लेट भेड़ाघाट की खासियत है कि यहाँ सारी प्लेटें हैं। हर जगह सारी प्लेटें नहीं होती, कहीं अगर वाइट होता है तो वाइट होता है, ब्लैक होता है तो ब्लैक होता है। ऐसी सारी चट्टानें हैं। दूसरा घुघरा वाटरफॉल भी है, धुआंधार से 3 किलोमीटर पीछे एक घुघरा वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। वहाँ भी बहुत सुंदर जगह है जो काली चट्टानों के बीच में से बहता है। तीसरा एक और है कि कहा जाता है कि डायनासोर सिर्फ धुआंधार में लम्हेटा घाट में ही उसके फॉसिल्स मिले हैं। उस वजह से मैं जब अध्यक्ष था तो मैंने 26 करोड़ रुपए साइंस सेंटर के लिए सैंक्शन कराया है। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ आके साइंस सेंटर बन रहा है, वहाँ पर सारी हिस्ट्री बताई जाएगी भेड़ाघाट की, और वो साइंटिस्ट आके यहाँ स्टे करेंगे, उनकी रुकने की व्यवस्था होगी। ऐसी सब व्यवस्थाएं चल रही हैं। और इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि एक जगह और ऐसी है जहाँ पर हम अभी पहुँच नहीं पा रहे हैं। नदी के उस पार एक इंद्रगया कुंड है, जहाँ पर ये कहा जाता है, मैंने अपनी आँखों से देखा है कि जब हम खारी विसर्जन करते हैं, फूल पत्ती वगैरह विसर्जन करते हैं, तो वहाँ इंद्रगया कुंड जिसका नाम है, भगवान इंद्र स्वयं अपने माता पिता का ऐरावत हाथी को लेके आए थे और वहाँ पर अभी भी अवशेष मिलते हैं और देखा जा रहा है। ये तो वहाँ जो भी चीज़ आप ड्रॉप करते हैं वो सब डूब जाता है। आदमी तैरता है, आदमी नहीं डूबता, लेकिन जब हम किसी श्रद्धा से कोई भी चीज़ वहाँ विसर्जन करते हैं तो वो डूब जाता है। ये बहुत बड़ी खासियत है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने खोज की है, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं कर पाए कि ये एक्चुअल में ऐसा क्यों है। तो ऐसी बहुत सारी खासियत हैं जो भेड़ाघाट की हैं। और भेड़ाघाट बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है, जो हमारे चारों तरफ नर्मदा के किनारे किनारे आप देखना 25 ऐसे गोलमठ बने हुए हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि यहाँ पूर्वों से यहाँ की कलाकृति सिर्फ आर्टिस्टों पर डिपेंड रही है। और यहाँ जो सौंदर्य है वो नर्मदा माता रानी की वजह से सौंदर्य है। इसके आसपास और भी पॉइंट हैं। राजा कर्ण की देवी है, भटिया वाली देवी हैं। जो भटिया वाली देवी हैं वो राजा कर्ण की भट्टी, कहते हैं कि वहाँ भट्टी रहती थी, उनकी भट्टी वहाँ जलती थी और वो वहाँ तपस्या करके अपनी मुंडी काट के उसमें विसर्जन करते थे, तब उनको 1.25 मन सोना वहाँ से प्राप्त होता था। ये सारी खासियत ऐसी कहा जाता है और हम लोगों ने सुना भी है और ये सत्य भी महसूस होता है। और ऐसे हम तो ये कहेंगे कि आने वाले सभी पाठकों से मेरा विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित, अपने मित्रों सहित
आपके चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं, निश्चित भेड़ाघाट घूमने आएँ और पूरे परिवार सहित यहाँ रुकें। यहाँ रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, सस्ती से सस्ती, अच्छे से अच्छी सारी व्यवस्थाएं हैं और लोगों को यहाँ खाने ठहरने सारी व्यवस्थाएं हैं। और यहाँ आने जाने के लिए ट्रेन का भी माध्यम है, भेड़ाघाट आने के लिए मेट्रो बसेस वगैरह हैं, ऑटो हैं, सब उपलब्ध हैं। शहर के चारों तरफ से बहुत शानदार व्यवस्थाएँ हैं। आपका स्वागत है संगमरमर की वादियों में, आपका अभिनंदन है। मैं दिलीप राय, भेड़ाघाट। देखिए, दिलीप जी थे, इन्होंने पूरा विस्तार से बताया। जिस तरह ये इस जगह को बहुत बखूबी जानते हैं, ये यहाँ के नगर निगम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और बहुत अच्छे से इन्होंने बताया कि यहाँ की खासियत क्या है। ये संगमरमर पे पूरा गांव निर्भर है, अगल बगल के 15-20 गांव इसी संगमरमर पे निर्भर हैं और यहाँ की महत्ता क्या क्या है, अगल बगल की क्या इनकी जो उपलब्धियाँ हैं या क्या दार्शनिक रूप से क्या है। इन्होंने आग्रह भी किया है सभी से कि आप अपने परिवार के साथ आएँ, भेड़ाघाट आएँ। यहाँ पूरी सुविधाएँ हैं, रहने का उत्तम व्यवस्था है, आने जाने की व्यवस्था है, मेट्रो बसेस चलते हैं, यहाँ देखने लायक बहुत कुछ है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन यही रहेगा कि आप सब भी आएँ और एक बार आकर यहाँ पर आप इसका आनंद लें और यहाँ की जो पौराणिक कथाएं हैं जो कि दिलीप जी ने अभी बताई सारी, आकर आप स्वयं इसको देखें। पीयूष पांडे, भेड़ाघाट, उजाला लाइव।